नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, एलएलएम्स, हम सब जानते हैं कि कितने पावरफुल हो गए हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इनको बनाने और चलाने में जो कंप्यूटिंग पावर लगती है और पैसा भी, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक चैलेंज तो है ही। हाँ, ये तो है। तो आज हमारे पास एक रिसर्च पेपर है, मिक्सचर ऑफ रिकर्जन्स। ये नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर ये शायद इस प्रॉब्लम का एक हल बताता है। तो आज इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि ये भाषा मॉडल को ज्यादा एफिशिएंट, कुशल कैसे बना सकता है। बिल्कुल। और देखिए, कुशलता बढ़ाने के मोटे तौर पर दो ही तरीके ज़्यादा चलते आए हैं। एक तो है पैरामीटर शेयरिंग, मतलब मॉडल के वजन, वेट्स को कम कर दो या शेयर कर लो। ताकि मॉडल हल्का हो जाए। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है एडैप्टिव कंप्यूटेशन, मतलब कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल तभी करो जब सच में ज़रूरत हो। हर चीज़ पर एक जैसा जोर मत लगाओ। अच्छा, पर अब तक ना इन दोनों को एक साथ अच्छे से मिलाना वो थोड़ा मुश्किल रहा है। ये पेपर इसी को साधने की कोशिश कर रहा है, एक नया फ्रेमवर्क दे रहा है। इंटरेस्टिंग। तो ये मिक्सचर ऑफ रिकर्जन्स या मॉर कहें, ये आखिर है क्या चीज़? सुनने में ये रिकर्सिव ट्रांसफॉर्मर जैसा लग रहा है, मतलब लेयर्स का एक ही सेट बार बार इस्तेमाल करना पैरामीटर बचाने के लिए। हाँ हाँ, आप सही पकड़ रहे हैं। बेस आइडिया वही है, रिकर्सिव ट्रांसफॉर्मर वाला, जिससे पैरामीटर बचते हैं। लेकिन इसमें खास बात है, वो है इसके हल्के राउटर्स। राउटर्स, ये क्या करते हैं? ये राउटर्स ना बहुत स्मार्ट हैं। ये हर एक टोकन के लिए, मतलब समझ लीजिए शब्द या उसके हिस्से के लिए, डायनामिकली तय करते हैं कि उसे जो शेयर्ड लेयर्स का ग्रुप है, उससे कितनी बार गुजरना है। ओह, मतलब हर टोकन के लिए अलग फैसला। बिल्कुल। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि मॉडल हर टोकन के लिए सोच की गहराई खुद तय कर रहा है। जो टोकन आसान लगे वो कम प्रक्रिया से गुजरेगा, और जो मुश्किल है उसे ज्यादा कंप्यूटेशनल डेप्थ मिलेगी, ज्यादा ध्यान मिलेगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब पैरामीटर्स भी बच गए और कंप्यूटेशन भी एकदम जरूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो गया मॉडल। एग्जैक्टली। लेकिन एक्सपर्ट जी, एक और बड़ी दिक्कत होती है इन बड़े मॉडल्स में, मेमोरी। सिर्फ कंप्यूटेशन नहीं, मेमोरी भी तो बहुत लगती है। इस पेपर में केवी कैशिंग को लेकर कुछ खास है। ये मेमोरी बचाने में कैसे काम आता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मेमोरी मैनेजमेंट भी यहाँ काफ़ी अहम है। मोर ने इसके लिए दो खास केवी कैशिंग स्ट्रैटेजी सुझाई हैं। अच्छा, कौन सी? पहली है रिकर्शन वाइज कैशिंग। सोचिए, हर रिकर्शन लेवल पर, यानी हर बार जब लेयर्स का सेट इस्तेमाल हो रहा है, तो सिर्फ जो टोकन उस वक्त एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, उन्हीं के की वैल्यू पेयर्स को कैश यानी स्टोर किया जाता है। मतलब फालतू टोकन्स का डेटा स्टोर नहीं करना। हाँ, इससे गैर जरूरी मेमोरी यूसेज और ट्रैफिक दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ आया। और दूसरी? दूसरी है रिकर्सिव शेयरिंग। इसमें क्या होता है कि सिर्फ पहले रिकर्शन लेवल पर ही केवी पेयर्स कैश होते हैं। सिर्फ पहले लेवल पर? जी। और फिर उन्हीं कैश किए हुए पेयर्स को आगे के सभी रिकर्शन लेवल्स पे दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इससे मेमोरी की और भी ज्यादा बचत होती है, खासकर जब मॉडल को शुरू में जानकारी फीड करते हैं ना, जिसे प्रीफिल कहते हैं, उस टाइम पे। अच्छा। तो ये दोनों तरीके मिलकर मेमोरी की समस्या को काफी हद तक कम कर देते हैं। हाँ, कोशिश यही है। पर एक सवाल फिर दिमाग में आता है, ये तय कैसे होता है कि कौन सा टोकन कितनी बार प्रोसेस होगा? कौन तय करता है ये? आपने राउटर्स की बात की थी, पेपर में शायद एक्सपर्ट चॉइस और टोकन चॉइस राउटिंग का जिक्र है। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये राउटिंग का फैसला बहुत जरूरी है। तो देखिए, मोटे तौर पे दो तरीके हैं। पहला, एक्सपर्ट चॉइस। इसमें हर रिकर्शन लेवल, आप उसे एक एक्सपर्ट समझ लीजिए, वो खुद तय करता है कि उसे जो टोकन मिले हैं उनमें से कौन से टॉप के, मतलब सबसे जरूरी टोकन, आगे भेजेगा प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा, तो हर लेवल पर चुनाव हो रहा है। हाँ, इसका फायदा है कि काम का बोझ सही से बंट जाता है, लोड बैलेंसिंग अच्छी रहती है। लेकिन एक दिक्कत आ सकती है, कॉज़ैलिटी की। मतलब हो सकता है कि चुनाव करते वक्त मॉडल गलती से आगे आने वाले टोकन की जानकारी इस्तेमाल कर ले। ये भाषा के नेचुरल फ्लो के खिलाफ हो सकता है। ओह, ये तो गड़बड़ हो सकती है। और दूसरा तरीका, टोकन चॉइस। टोकन चॉइस में उल्टा होता है। इसमें हर टोकन शुरुआत में ही अपना पूरा रास्ता तय कर लेता है। मतलब उसे पहले से पता होता है कि उसे किन किन एक्सपर्ट्स या लेवल से गुजरना है। अच्छा, पहले से फिक्स्ड रूट। हाँ, इससे वो कॉज़ैलिटी वाली प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ दूसरी दिक्कत आ सकती है, लोड इम्बैलेंस की।
हो सकता है कुछ एक्सपर्ट्स के पास बहुत ज्यादा टोकन पहुंच जाएं और कुछ खाली बैठे रहें। तो दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। पेपर में इनके समाधान भी बताए होंगे शायद। जी हाँ, पेपर में इन चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर भी बात की गई है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल में ये तकनीक कितनी कारगर साबित हुई? मतलब रिसर्च के नतीजे क्या कहते हैं? क्या ये वाकई काम करता है? नतीजे असल में काफी कह सकते हैं पॉजिटिव है। समान ट्रेनिंग कंप्यूट बजट पर, मतलब जब बराबर रिसोर्स दिए गए ट्रेनिंग के लिए, हाँ, तो मॉर मॉडल ने जो पारंपरिक यानी वेनिला ट्रांसफॉर्मर्स हैं और दूसरे रिकर्सिव मॉडल्स हैं, उनकी तुलना में काफी कम पैरामीटर्स के साथ बेहतर परफॉर्म किया। ओ, कम पैरामीटर्स में बेहतर रिजल्ट। जी, जैसे वैलिडेशन लॉस कम रहा और फ्यू शॉट एक्यूरेसी, यानी कम उदाहरण देकर सीखने की क्षमता, वो भी बेहतर हुई। ये तो बड़ी बात है। और इस्तेमाल करते समय मतलब इन्फ्रेंस के टाइम पे स्पीड वगैरह कैसी रही? वो भी एक अच्छा पॉइंट है। इन्फ्रेंस के समय थ्रूपुट यानी स्पीड वो भी ज्यादा पाई गई, खासकर जब इसे एक खास तकनीक कंटिन्यूस डेप्थ वाइज बैचिंग के साथ इस्तेमाल किया गया। तो कुल मिलाकर ये दिखाता है कि बड़े मॉडल जैसी काबिलियत कम लागत और कम पैरामीटर्स में पाना मुमकिन है। ये तो एआई को और एक्सेसिबल बना सकता है फिर। बिल्कुल यही उम्मीद है। एक और दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी कि अगर कंप्यूट बजट लिमिटेड हो, कम हो, तो ये रिसर्च कहती है कि मॉर मॉडल का साइज बढ़ाने से ज्यादा फायदा होता है, बजाय उसे ज्यादा डेटा पर ट्रेन करने के। ये थोड़ा अलग नहीं है? हाँ, ये स्केलिंग का जो पैटर्न है वो पारंपरिक मॉडल से थोड़ा अलग है और वाकई ध्यान देने लायक है। इस पर आगे और रिसर्च हो सकती है। तो चलिए इसको समेटते हैं। कुल मिलाकर ये जो मिक्सचर ऑफ रिकर्जन्स है, ये भाषा मॉडल को सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं, शायद ज्यादा स्मार्ट बनाने का भी एक नया रास्ता दिखा रहा है। ये पारंपरिक शेयरिंग और एडेप्टिव कंप्यूटेशन, इन दो जानी मानी तकनीकों का एक बड़ा ही यूनिक सा संगम है। और जैसा हमने कहा, ये सिर्फ रिसोर्स बचाने की बात नहीं है, ये मॉडल को एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अपनी सोच की गहराई को एडजस्ट करने की। आसान चीजों के लिए कम मेहनत, मुश्किल के लिए ज्यादा। बिल्कुल। और अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर मॉडल सच में मुश्किल समस्याओं पर ज्यादा गहराई से सोच सकते हैं और आसान पर कम वक्त लगा सकते हैं, तो क्या भविष्य में हम उन्हें ज्यादा कॉम्प्लेक्स रीजनिंग वाले काम या फिर क्रिएटिव काम ज्यादा अच्छे से और कम खर्चे में करते हुए देखेंगे? ये सवाल तो सोचने वाला है। इस पर आगे क्या होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।